नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की क्या भूमिका है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जानते हैं लगातार बदल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि एआई कैसे अटैक और डिफेंस दोनों को ही नए सिरे से बना रहा है। हमारे पास इस पर जानकारी काफ़ी जगहों से आई है। कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन जो बातें चल रही हैं वो हैं। कंपनियों के लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस भी हैं और हाँ, कुछ आंकड़े भी हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। तो हमारा मकसद सीधा है, ये जो सारी जानकारी है इसे ठीक से देखना, समझना कि एआई साइबर हमलों में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बचाव के लिए क्या नया हो रहा है, कंपनियों को असल में मतलब ज़मीन पर क्या करना चाहिए और लोगों को कैसे तैयार रहना है सबके लिए। चलिए एक एक आंकड़े से शुरू करते हैं जो मुझे काफ़ी चौंकाने वाला लगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एआई से जो फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं उनमें 1200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 1200%? हाँ, ये दिखाता है कि कितनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहली बात और शायद सबसे जरूरी बात जो इन सब स्रोतों से निकल कर आती है वो है एआई का दोहरा चरित्र। बिल्कुल। एक तरफ तो ये हमलावरों के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार बन गया है, तो दूसरी तरफ ये बचाव करने वालों के लिए भी एक मजबूत ढाल की तरह सामने आ रहा है। अगर हम हमलावर की नजर से देखें तो एआई उनके कई काम आसान कर रहा है, जैसे बहुत बड़े पैमाने पर जानकारी जुटाना, जिसे टेक्निकल भाषा में रिकॉनेसेंस कहते हैं। हाँ। या फिर ऐसे फिशिंग ईमेल बनाना जो इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। बिल्कुल, पहचानना मुश्किल हो जाता है। और डीप फेक, नकली ऑडियो वीडियो बनाना। यही नहीं, मैलवेयर को ऐसे बदलना कि उसे पकड़ना मुश्किल हो या सिस्टम में घुसने के नए रास्ते ढूंढना, इन सब में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कई रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमलावरों की मदद नहीं कर रहा है, जैसा आपने कहा, बचाव पक्ष भी एआई का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं जो अब असामान्य गतिविधियों को पहचान लेते हैं, हमलों का पता लगा लेते हैं और कई बार तो खुद ही एक्शन भी ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा। हाँ, और एडवर्सरियल ट्रेनिंग जैसी तकनीकें भी हैं। इसमें एआई को सिखाया जाता है कि वो धोखेबाज एआई से कैसे निपटे। तो एक तरह से कहें तो ये एआई बनाम एआई की लड़ाई बन गई है। ये एआई बनाम एआई, ये बात सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई अब ज्यादा तेज हो गई है और ज्यादा बड़े स्केल पर हो रही है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। ये जो तनाव है ना एआई बनाम एआई का, ये पूरी साइबर सुरक्षा की तस्वीर ही बदल रहा है। हमलों की रफ्तार, उनका स्केल बहुत बढ़ गया है। जो हमले पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, एआई उन्हें मुमकिन बना रहा है। और नतीजा जाहिर है, बचाव करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। रफ्तार की बात आपने की, तो कुछ स्रोत जैसे मैकेंजी और रैपिड सैन वो बताते हैं कि जो काम पहले हमलावरों को करने में मान लीजिए दिन या हफ्ते लगते थे, अब वो घंटों या मिनटों में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ऑटोमेशन यानी स्वचालन इसका एक बड़ा कारण है। एआई की मदद से हमलावर अब हजारों लाखों सिस्टम्स को एक साथ स्कैन कर सकते हैं। एक साथ? हाँ, कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और हमले कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंसान के ज्यादा दखल के। और ये सिर्फ तेज नहीं है, ये अडेप्टिव भी है, मतलब अनुकूलनीय भी है। अनुकूलनीय, उससे क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी? मतलब एआई हमले के दौरान ही अपनी रणनीति बदल सकता है। मान लीजिए कोई डिफेंस सिस्टम उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो एआई उसके हिसाब से खुद को ढाल सकता है, नया रास्ता खोज सकता है, सब कुछ रियल टाइम में। बाप रे। इसका मतलब तो साफ है कि बचाव की जो तरीके हैं उन्हें भी उतना ही तेज और फुर्तीला होना पड़ेगा। वो पुराने तरीके जैसे किले की दीवार बना दी और हो गया, वो अब नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो पारंपरिक स्टैटिक डिफेंस, जैसे बस एक फायरवॉल लगा दिया और सोचा सब ठीक है, वो अब काफी नहीं है। अब जरूरत है प्रोएक्टिव डिफेंस की, मतलब पहले से सक्रिय और इंटेलिजेंट डिफेंस की। ऐसा डिफेंस जो खुद सोच सके, सीख सके और जैसे हालात बदले वैसे तेजी से जवाब दे सके। ठीक है, तो ये तो हुई रफ्तार और स्केल की बात। अब उन नए खतरों पर आते हैं जिनका जिक्र बार बार सुनने में आ रहा है। डीप फेक तो हम सब ने सुना ही है। हाँ, डीप फेक या सिंथेटिक मीडिया, ये एक बड़ा खतरा है। एआई का इस्तेमाल करके किसी की आवाज की या चेहरे की हूबहू नकल बना ली जाती है और फिर उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए या गलत सूचना फैलाने के लिए हो सकता है। सोचिए जरा, अगर किसी सीईओ की आवाज में फर्जी ऑर्डर जारी कर दिए जाएं तो
कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प खतरा है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ये क्या चीज है? ऐसे समझिए, जैसे आप किसी एआई असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, है ना? हाँ लेकिन आपने अपनी बातचीत में बड़ी चालाकी से कुछ ऐसे निर्देश छिपा दिए हैं जी। जो उसे उसके असली काम से भटका दें, या उससे कोई ऐसी जानकारी उगलवा लें जो उसे नहीं बतानी चाहिए। ओ, ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, एआई सिस्टम के अंदर से भी आ सकता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन मतलब एआई को ही धोखा देना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, एक तरह से वही बात है। जैसे किसी भरोसेमंद गार्ड को आपने कोई जाली पहचान पत्र दिखाया और अंदर घुस गए। इसके अलावा डेटा पॉइजनिंग भी है। डेटा पॉइजनिंग? हाँ, जहां एआई को जब ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसी वक्त उसे जानबूझकर गलत या पक्षपातपूर्ण डेटा दे दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि वो बाद में गलत नतीजे दें या किसी एक तरफ झुका हुआ हो। और फिर एआई एज अ सर्विस जैसे मॉडल भी आ रहे हैं। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां कम तकनीकी जानकारी वाले हमलावर भी पैसे देकर एआई आधारित हमलों की ताकत हासिल कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर खतरे लग रहे हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? आपने कहा पारंपरिक तरीके काफी नहीं हैं, तो फिर क्या किया जा रहा है? क्या हो रहा है बचाव के मोर्चे पर? देखिए, जोर अब प्रोएक्टिव, इंटेलिजेंट और मल्टी लेयर्ड डिफेंस पर है। मतलब कई परतों वाला बचाव। और एआई खुद इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आजकल आपने सुना होगा ईडीआर और एक्सडीआर सिस्टम्स के बारे में। हाँ, सुना तो है। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। बिल्कुल। ये सिस्टम्स लगातार नेटवर्क और डिवाइसेस पर नजर रखते हैं। ये बहुत सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें असामान्य पैटर्न ढूंढते हैं और कई बार तो खुद ही खतरे को रोक भी देते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब बचाव के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हम पूरी तरह से एआई पर निर्भर रह सकते हैं? कुछ स्रोत जैसे साइनेट और wiz.io वो थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहे हैं इस मामले में। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, पूरी तरह एआई पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। एआई पैटर्न पकड़ने में तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें इंसानी समझ, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी कमी हो सकती है। इसलिए सबसे कारगर मॉडल जो माना जा रहा है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब जहां एआई बड़े पैमाने पर डेटा को छानता है, खतरे के संकेत देता है और इंसान उसकी पुष्टि करते हैं, जांच करते हैं और आखिरी फैसला लेते हैं। तो इंसान और मशीन का तालमेल वो बहुत जरूरी है। अच्छा, और ये जो बचाव की बात है, ये सिर्फ तैयार सिस्टम पर लागू होती है या जब एआई बनाया जा रहा हो उस वक्त भी कुछ ध्यान रखना होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सुरक्षा सिर्फ आखिरी स्टेज पर नहीं आती। कई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि एआई का जो पूरा जीवन चक्र है। पूरा जीवन चक्र? हाँ, मतलब जब उसे डिजाइन किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, फिर उसे डिप्लॉय किया, इस्तेमाल में लाया गया, उसका रख रखाव हुआ और यहाँ तक कि जब उसे रिटायर किया जाए, हर कदम पर सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आता है? किस तरह की चीजें? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे सिस्टम को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या डेटा पॉइजनिंग जैसे हमलों से बचाना। अच्छा, एडवर्सेरियल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना। एडवर्सेरियल ट्रेनिंग? हाँ, मतलब एआई को जानबूझकर ऐसे भ्रामक इनपुट देकर ट्रेन करना ताकि वो असली हमलों को पहचानना सीख जाए। फिर डेटा की इंटेग्रिटी, मतलब डेटा की अखंडता सुनिश्चित करना। ये पक्का करना कि डेटा भरोसेमंद सोर्स से आया है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके लिए क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। डेटा के बाद चलिए, तो मैंने पढ़ा था कि अमेरिकी एनएसए और सीआईएसए जैसी संस्थाओं के जो दिशा निर्देश हैं, वो भी डेटा पर बहुत जोर देते हैं कि डेटा कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, प्रोवेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंटेग्रिटी की जांच, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जीरो ट्रस्ट। ये आजकल काफी चर्चा में है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर? हाँ, सुना है। इसका मूल विचार बहुत सरल है। नेटवर्क में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो नेटवर्क के अंदर का ही क्यों ना हो। हर एक्सेस रिक्वेस्ट को लगातार वेरीफाई करो, जांचो। अच्छा। आप इसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरह समझ सकती हैं। हर किसी को हर चेक पॉइंट पर अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है ना? जीरो ट्रस्ट मतलब वो पुरानी कहावत भरोसा करो पर जांच करो, वैसा कुछ? उससे भी एक कदम आगे। ये कहता है कभी भरोसा मत करो, हमेशा जांच करो। अच्छा, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। एग्जैक्टली। और एक और महत्वपूर्ण तकनीक है रेड टीमिंग।
रेड टीमिंग ये क्या है? इसमें कंपनियां या तो अपनी ही सुरक्षा टीम से या फिर बाहर के एक्सपर्ट से अपने ही सिस्टम पर हमले करवाती हैं, अपने ही सिस्टम पर? क्यों? ताकि कमजोरियों का पता चल सके, इससे पहले कि कोई असली हमलावर उन्हें ढूंढ निकाले। ये एक तरह का साइबर सुरक्षा के लिए फायर ड्रिल है। तो अगर मैं इसे समेटूं तो बचाव अब एक बहुस्तरीय, इंटेलिजेंट, लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। और इसमें गवर्नेंस यानी शासन, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये भी बहुत जरूरी है। एआई मॉडल कैसे काम कर रहे हैं, उन तक किसकी पहुंच है, उनके फैसले कितने भरोसेमंद हैं, इन सब पर साफ नीतियां होनी चाहिए और लगातार निगरानी भी। ठीक है, ये तो हुई रणनीतियों की बात, बड़ी तस्वीर समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम कंपनियों के नजरिए से देखें, एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर, तो वो क्या कदम उठा सकती हैं? क्या कोई प्लेबुक जैसी चीज है जिसका वो पालन कर सकें? हाँ, देखिए एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको मिलाकर एक तरह की प्लेबुक जरूर बनती है। अब पूरी प्लेबुक यहाँ बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन उसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर कंपनियां अपना ध्यान लगा सकती हैं। हाँ, वो मुख्य सिद्धांत क्या हैं? कुछ बताएंगी? पहला और सबसे बुनियादी, अपनी सबसे कीमती चीजों को जानें और उनकी सुरक्षा करें। मतलब अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है, डेटा क्या है, उसे पहचानें, उसका वर्गीकरण करें, क्लासिफाई करें। ठीक है। फिर नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटें, सेगमेंटेशन, और न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत अपनाएं। न्यूनतम विशेषाधिकार? हाँ, मतलब किसी को सिर्फ उतनी ही एक्सेस दें जितनी उसके काम के लिए एकदम जरूरी है, ज्यादा नहीं। इसका फायदा यह है कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा हैक हो भी जाता है तो पूरा सिस्टम खतरे में नहीं पड़ता, असर सीमित रहता है। समझ गया, असर को सीमित करना। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है मानकर चलें कि सेंध लगेगी ही, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। यही जीरो ट्रस्ट का आधार है जिसकी हमने अभी बात की। हर कनेक्शन, हर एक्सेस, उसे लगातार वेरीफाई करें। डिफॉल्ट रूप से किसी पर भरोसा ना करें। ठीक है, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। तीसरा, बचाव के लिए एआई का लाभ उठाएं, लेकिन अपने एआई को भी सुरक्षित रखें। मतलब एआई पावर्ड डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम का इस्तेमाल करें जो संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ सकें। लेकिन साथ ही अपने खुद के एआई सिस्टम्स का जो पूरा जीवन चक्र है, उसे सुरक्षित बनाने पर भी पूरा ध्यान दें। भरोसेमंद डेटा का इस्तेमाल, इनपुट की सफाई, एडवर्सेरियल ट्रेनिंग, मॉडल का ऑडिट, आउटपुट की निगरानी, ये सब बहुत जरूरी है। और चौथा सिद्धांत? चौथा है हमेशा तैयार रहें और लगातार सीखते रहें। मतलब हमलों से निपटने के लिए स्पष्ट योजनाएं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स, वो बनाएं और उनका अभ्यास भी करें। खतरों की ताज़ा जानकारी, जिसे थ्रेट इंटेलिजेंस कहते हैं, वो रखें। अपने सिस्टम्स को लगातार अपडेट करते रहें। और हाँ, अपने वेंडर्स, खासकर जो एआई एमएल सेवाएं दे रहे हैं, उनके सुरक्षा मानकों का भी मूल्यांकन करें। ये भी जरूरी है। तो मूल विचार यह हुआ कि सुरक्षा को एक स्थिर किले की दीवार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक चुस्त, सतर्क और लगातार सीखने वाले गार्ड की तरह देखना है। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। ये प्लेबुक उसी दिशा में सोचने में मदद करती है। तकनीक तो अपनी जगह है, लेकिन अक्सर ये बात कही जाती है कि सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी इंसान होता है। एआई के इस दौर में कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनकी जागरूकता का क्या महत्व है? क्या ये और बढ़ गया है? हाँ, ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एआई संचालित हमले ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, ज्यादा पर्सनल हो सकते हैं। कर्मचारियों को अब सिर्फ सामान्य फिशिंग के बारे में जानना काफी नहीं है। उन्हें डीप फेक, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और एआई टूल्स का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है, इन नए खतरों के बारे में भी जागरूक करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि एआई सिस्टम को भी धोखा दिया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई खास तरीके अपनाए जा रहे हैं? मैंने एक स्टडी के बारे में पढ़ा था कि सिर्फ 3 मिनट के एक छोटे से सेशन से भी फर्क पड़ सकता है। हाँ, पहले सोचें, हमेशा सत्यापित करें। TFVA जैसे सरल प्रोटोकॉल भी प्रभावी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ट्रेनिंग को ज्यादा व्यावहारिक और लगातार बनाने की जरूरत है। आजकल कंपनियां नकली फिशिंग या डीप फेक हमलों के सिमुलेशन चला रहे हैं। अच्छा, नकली हमले? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन नकली हमलों को ज्यादा असली बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे वाह,
मतलब हमलावर और रक्षक दोनों ट्रेनिंग में भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और जब कोई कर्मचारी मान लीजिए उस नकली हमले का शिकार हो जाता है, गलती करता है, तो उसे डांटने के बजाय तुरंत फीडबैक दिया जाता है, सही तरीका सिखाया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग अब रोल बेस्ड हो रही है, मतलब भूमिका के आधार पर। सिक्योरिटी टीम, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, सबको उनकी भूमिका के हिसाब से खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे एडवर्सरियल एमएल पर या सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस पर। यहाँ तक कि मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स को भी एआई जोखिमों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है, ताकि वो सही फैसले ले सके। और ट्रेनिंग का तरीका भी बदल रहा है, जैसे वो साल में एक बार वाला लंबा सेशन होता था, उसकी जगह कुछ और? हाँ, अब जोर रियल टाइम कोचिंग पर है। छोटे छोटे पार्ट, जिन्हें माइक्रो लर्निंग कहते हैं, रिमाइंडर भेजना या सिस्टम में ही चेतावनी देना। जैसे अगर कोई कर्मचारी कोई एआई टूल इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं पर एक अलर्ट आ जाए। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इसे ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए गेमिफिकेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब खेल जैसे तरीकों से सिखाना। लक्ष्य ये है कि सुरक्षा लोगों की आदत बन जाए, कोई बोझ ना लगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में ये सब लागू करना आसान है? कंपनियों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं? चुनौतियां तो काफी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है स्किल्स गैप, हुनर की कमी। ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो एआई और साइबर सुरक्षा दोनों में माहिर हों। दूसरी चुनौती है एआई की व्याख्यात्मकता, मतलब एक्सप्लेनेबिलिटी। कई बार एआई सिस्टम खतरे का अलर्ट तो दे देता है, पर यह बताना मुश्किल होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इससे उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। फिर पुरानी टेक्नोलॉजी, लेगेसी सिस्टम्स हैं, डेटा प्राइवेसी के नियम हैं, और लगातार आते फर्जी अलर्ट्स, फॉल्स पॉजिटिव्स, उनसे होने वाली थकान भी एक बड़ी समस्या है। और क्या इसमें कोई भू राजनीतिक कोण, मतलब जियोपॉलिटिकल एंगल भी है? हाँ, ये चिंता भी बढ़ रही है कि कुछ देश या उनके द्वारा समर्थित समूह है, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, वो एआई का इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो जासूसी के लिए हो या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए या फिर चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए। एआई शक्तिशाली साइबर हथियार कम संसाधनों वाले समूहों की पहुंच में भी ला रहा है, ये भी एक चिंता है। हालांकि कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि एआई का हौवा कुछ ज्यादा ही बनाया जा रहा है। क्या ऐसा है? हाँ, देखिए, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी ज्यादातर सफल हमले एआई की वजह से नहीं होते हैं। वो मानवीय गलती या साधारण सुरक्षा चूक या फिर पुरानी सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों से ही होते हैं। सही कहा। इसी तरह बचाव में एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं, सही प्रक्रियाएं हैं और सबसे बढ़कर मानव निरीक्षण, वो अभी भी बेहद जरूरी हैं। सिर्फ एआई पर आंख मूंदकर भरोसा करना हमें उन आसान खतरों के प्रति अंधा बना सकता है जो अभी भी मौजूद है। इंडस्ट्री से भी, जैसा आपने कहा, मिली-जुली बातें ही सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई एआई हमलों की रफ्तार बढ़ा रहा है, पारंपरिक सुरक्षा को भेद रहा है। दूसरी तरफ ये भी कि एआई बचाव को भी मजबूत कर रहा है। आंकड़े भी कुछ यही कहानी कहते हैं। ज्यादातर कंपनियां मानती हैं कि एआई संचालित खतरे बढ़ रहे हैं, साइबर हमलों की लागत बढ़ रही है, लेकिन साथ ही पहले से ज्यादा कंपनियां महसूस करती हैं कि वो इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। पिछले साल की तुलना में तैयारी का स्तर बढ़ा है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री इस चुनौती को समझ रही है और इसका जवाब भी दे रही है। भले ही ये दौड़ लगातार जारी है, ये एक अच्छी बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से मुख्य बात यह है कि एआई साइबर सुरक्षा के खेल को, आप कह सकते हैं, बुनियादी तौर पर बदल रहा है। यह हमलावरों को नए हथियार दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह बचाव के लिए भी नए रास्ते खोल रहा है। और इससे निपटने के लिए हमें पहले से ज्यादा एडेप्टिव, मतलब अनुकूलनीय, मल्टी लेयर्ड और हाँ, इंसान केंद्रित होने की जरूरत है। बिल्कुल। लगातार सीखना और बदलना ही एकमात्र रास्ता है। एआई का ये जो दोहरा चरित्र है, वो हमें हमेशा सतर्क रहने और सक्रिय कदम उठाने की याद दिलाता है। और यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए जरूर उठता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा ऑटोनॉमस होता जाएगा, मतलब ज्यादा स्वायत्त होता जाएगा, खुद फैसले लेने और काम करने में सक्षम होता जाएगा, तो साइबर घटनाओं में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, उसका क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई एआई सिस्टम अपने आप कोई हमला कर दे या किसी हमले में इस्तेमाल हो, तो जिम्मेदार कौन होगा? उसे बनाने वाला, उसका इस्तेमाल करने वाला, या खुद एआई? खासकर तब जब हमलावर का पता लगाना, एट्रीब्यूशन, वो और भी मुश्किल हो जाएगा।
ये एक ऐसा नैतिक और कानूनी सवाल है जिस पर आने वाले समय में बहुत सोचने विचारने की जरूरत होगी। वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी बात करनी पड़ेगी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।